हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। यस और नो। सो हम कर रहे थे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर और हमारा लेक्चर नंबर है ये 6th। वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं मॉडुलस की और आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, नहीं आर्गुमेंट की नहीं, मॉडुलस की और कॉन्जुगेट की। आर्गुमेंट की आज की क्लास में देख लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाउ टू यूज द प्रॉपर्टी। और आप यकीन मानिए जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रॉपर्टीज बेस्ड पर ही आते हैं, कॉन्जुगेट, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट। ओके, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2006 का यहाँ पर रखा हुआ है, ये रहा। इफ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉड्यूलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z3 इज इक्वल टू, ये बीच में इक्वल टू ही है, छोटू सा जो दिख रहा है ये इक्वल टू ही है, इज इक्वल टू में दिस इज इक्वल टू में 1। देन यू हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड्यूलस। देखो एक बात तो पता है क्या करते हैं बच्चे, इसका आंसर 3 कर देते हैं, पता है, जल्दबाजी। पता है क्या करते हैं, ये सब करते हैं कि सर 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 इसका आंसर तो सर ऐसे नहीं हो जाएगा क्या, दिस वन, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। अरे बेटा ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट के अंदर थी, मॉडुलस के अंदर नहीं है। फिर तो बच्चा इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसका आंसर 3 बता देता है। बट नहीं, ये गलत है ना, ये गलत है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थोड़ा ना कहती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि आप इसको सिंप्लीफाई, पहले तो मेरी अपनी फॉर्म में लेके तो आओ, देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। देखो मुझे प्रॉपर्टीज का यूज करना आना चाहिए। तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास मॉडुलस ऑफ z1 की वैल्यू 1 है, बिल्कुल है। तो यहां से मुझे अपनी मेन प्रॉपर्टी को लेके आना जो पूरे बोर्ड पे लिखी थी मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या क्या मैं कह दूं, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए। और अगर आपने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी तो क्या मैं कह दूं, ये जो है हमारे पास z1 इंटू जेड वन बार के इक्वल टू में बना जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं बार बार अनेक बार यहीं पहुंचूंगा, मैं बार बार अनेक बार इसी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। यही रीजन था कि मैंने उस पॉइंट को सबसे बड़ा लिखा था। यस, बोला अच्छा z1 इंटू जेड वन बार इज इक्वल टू 1। बोला एक बात बताओ ना, z1 बार की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 1 अपॉन में z1। अब बताओ मुझे, 1 अपॉन में z1 की वैल्यू z1 बार है, तो यहां पे देखते हैं अब हम। तो क्योंकि मुझे ना अब इस रेसिप्रोकल फॉर्म को ऊपर लेके आना था, तो रेसिप्रोकल फॉर्म को ऊपर लेके आने का यही तरीका था, क्योंकि हमें पता है दो टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है, तो यहाँ से मेरे पास एक टर्म निकल जाएगी। और हाँ, अब मेरे पास इसको मैंने z1 बार बना दिया। सिमिलरली आप इसको z2 बार कर देना और इसको z3 बार कर देना, और इक्वल टू में 1 तो मेरे पास है ही। लेकिन हमारी बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास z1 प्लस z2 प्लस z3 के ऊपर बार लगा हुआ है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सोल्व, मतलब एक अच्छा एक काम करते हैं ना, हाँ कॉन्जुगेट में होता है, कॉन्जुगेट में होता है, अगर तीन टर्म्स प्लस में हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, z1 प्लस z2 प्लस z3 के ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू में 1। ये पॉइंट हमारे पास कहता है z1 प्लस z2 प्लस z3 का बार इज इक्वल्स टू में 1। मतलब अच्छा, और क्या मैं कह दूं कि जब आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनका कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 है, अगेन हमने एक प्रॉपर्टी यूज की जो हमने पहली पहली प्रॉपर्टी यूज की थी, कौन सी भाई, आप चाहे z का मॉडुलस निकालो चाहे आप z बार का मॉडुलस निकालो, बात तो हमारे पास सेम आने वाली है, बात तो हमारे पास सेम आने वाली है। हमने यहाँ पे माइनस जेड भी लिखा था और z माइनस जेड बार भी लिखा था, तो चारों बातें सेम है। तो उसी प्रॉपर्टी का फिर यूज करते हुए अब तीनों नंबर का बार लिखो या फिर सिंपल सी ये बात लिखो, ये तो हमारे पास सेम ही आने वाला है। देखो सब कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड है, सब कुछ। पहली प्रॉपर्टी लगी, ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी लगी, जो हमने इन तीनों को अलग अलग कॉन्जुगेट लिखा हुआ था, तो हमने इस स्टेप पे पहुंचे, और इस ये चीज हमारे पास इसके इक्वल होती है, तो थर्ड प्रॉपर्टी। 5 स्टेप में 3 प्रॉपर्टीज, 5 स्टेप में 3 प्रॉपर्टीज। सो प्लीज आप इनके क्वेश्चंस कहीं से भी लेकर, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जहां से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले, आपके खुद के मॉड्यूल्स है या फिर गूगल नेट से कुछ मैं दे दूंगा, आप प्रैक्टिस से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टीज। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। आप इसको पोज कर लीजिए। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। ये 2006 का क्वेश्चन था, सिंपल था, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। मिटा दूँ,
चलो, तो आपके पास जो अगला क्वेश्चन आया वो 2003 का है। बोल रहा है इफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे मैंने w एक नया नया टर्म लेके आया हूँ। फिलहाल आपके पास जो w है ना, ये w मैंने मान लिया कि ये हमारे पास z माइनस वन अपॉन में z प्लस वन के इक्वल है। तो आपको रियल पार्ट ऑफ z चाहिए, बड़ी मुसीबत, सॉरी ओमेगा w चाहिए। एक्चुअली मेरे टर्म्स से बार बार इसको ओमेगा निकलता है, क्योंकि हम इसको ओमेगा भी बोलते हैं ना, फिजिक्स में देखा होगा आपने ओमेगा। तो ये ओमेगा की, लेकिन बार में ये है एक्चुअली डब्ल्यू अभी, ठीक है। डब्ल्यू हमारे पास कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन को सोल्व करने के बाद निकल कर आता है। बोला ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ दिस। याद करो मैंने दो पॉइंट बताए थे आपको, रियल पार्ट अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है तो क्या करते थे आप, है ना। या हमारे याद आ रहा है x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट, z प्लस जेड बार बाई टू। लेकिन मुझे यहां पे रियल पार्ट ऑफ w निकालना है, w, है ना, नोट बबलू, अरे बबलू नहीं w, w। हमारे सर कहा करते थे ऐसे, जब w बोलते थे तो बोलते अरे बबलू नहीं w, w, है ना। लेकिन उनका बोलने का वे थोड़ा फनी होता था, जो कि मेरा नहीं है, मेरा बड़ा इरिटेटिंग है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, देखो तो रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू क्या बन जाएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार बाई टू। बोला अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे डब्ल्यू कौन है वो देख लेते हैं और सब कुछ देख लेते हैं। तो बोला वन बाई टू, इस वन बाई टू को तो मैंने आगे लिख लिया, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार। डब्ल्यू कौन है, जेड माइनस वन अपॉन में जेड प्लस वन, प्लस डब्ल्यू बार मतलब वो जो आपके पास डब्ल्यू है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पूरे का कॉन्जुगेट। और इसका अगर पूरे का कॉन्जुगेट करोगे तो मैं क्या ऐसे कर दूं, z माइनस वन और z प्लस वन। एक्चुअली में तो ऐसे है, w प्लस डब्ल्यू बार। अब आप जानते हो z वन अपॉन जेड टू, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है तो z वन के ऊपर बार और z टू के ऊपर बार। तो मैं इसको ब्रेक करके मैं एक बार इसके ऊपर कॉन्जुगेट और एक बारी इसके ऊपर कॉन्जुगेट कर देता हूं। थोड़ा सा आपको हो सकता है लाइट दिखे, प्लीज आप अपने कैमरा की क्वालिटी बढ़ा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, है ना, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर दिख सके। इस वीडियो में शायद थोड़ा सा लाइट हो सकता है क्योंकि मार्क हो चुकी है ऑलरेडी फिनिश। मतलब ठीक है, जेड माइनस वन के ऊपर बार अपॉन में दिस। अब इसको सिंपलीफाई करना है, चलो देखते हैं कॉन्जुगेट एक्चुअली करता क्या है पता है आपको, कॉन्जुगेट क्या करता है आपको पता है, कॉन्जुगेट करता है आपको आयोटा से माइनस आयोटा में साइन चेंज। अरे x प्लस आयोटा वाई है तो x माइनस आयोटा में करना है ना। बोल अच्छा अच्छा अच्छा। बोला ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट निकालने की कोशिश करूँ तो बोला हमारे पास किसी चीज को आ जाएगा। बोला चलो लिख देते हैं, बोला हाँ हाँ z माइनस वन z प्लस वन, z माइनस वन z प्लस वन। बोला अब क्या है, अब हम इसको हटा देते हैं। तो बोला ठीक है, बोला जैसे इसको हटाऊंगा एक्चुअली मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ z ही है, तो z के ऊपर लग जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट और नीचे भी हमारे पास लग जाएगा। अच्छा ठीक है, रहा प्लस z माइनस वन। मेरा मकसद क्या पता है, मेरा मकसद कॉन्जुगेट को हटाना, उसके बाद z की टर्म में आराम से मक्खन की तरह सोल्व करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बोला z माइनस वन अपॉन में z प्लस वन, इसको सिंपलीफाई कर देते हैं z बार, मतलब हमें एक चीज पता है z इनटू z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, हम जानते हैं इस चीज को। तो मॉडुलस ऑफ z आपके पास ऑलरेडी वन, तो वन का स्क्वायर कितना हो गया वन, तो z इनटू z बार इज इक्वल टू कितना हो गया, और z बार की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास वन बाई z। पुट द z बार इज इक्वल टू वन बाई z, तो आप इसकी जगह पे वन बाई z पुट कर दीजिए और यहाँ पर भी वन बाई z पुट कर दीजिए और आपका मक्खन की तरह से हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू। एलसीएम ले लो, z माइनस वन z प्लस वन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस z अपॉन z और वन प्लस z अपॉन z, यहाँ से z कट गया, ठीक है डायरेक्ट कर दिया मैंने, आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हैं। वन बाई टू एलसीएम ले लिया मैंने z प्लस वन का डायरेक्ट, क्योंकि ये भी z प्लस वन है ये भी z प्लस वन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास z माइनस वन और वन माइनस z, z से z कटा, वन से दो, सब कुछ मर गया, सब कुछ मर गया। मतलब जो रियल पार्ट आपके पास W का आ रहा है वो जीरो आ रहा है, और अगर रियल पार्ट अगर जीरो आ रहा है तो क्या मैं कह दूं कि ये हमारे पास कौन है,
प्योरली इमेजिनरी नंबर। यार रियल पार्ट जीरो है ना, हम क्या निकाल रहे थे, रियल पार्ट अगर जीरो निकला मतलब प्योरली इमेजिनरी। आपके जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस क्या थे पता है, ऑप्शंस आपके जो भी थे आंसर जीरो है, ठीक है। आंसर क्या है हमारे पास, जीरो। समझ में आया क्या? आपने एमी में बनता का गाना सुना होगा ना, वही बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या? एमी में बनता है। तो आपके पास 2003 का क्वेश्चन काफी सिंपल था और आपके पास रियल पार्ट आ रहा है जीरो है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मुझे लग रहा है इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में ही ऐड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इंक। एक्चुअली लॉकडाउन लगा हुआ है और अभी टाइम परमिट नहीं कर रहा है क्योंकि शॉप थोड़ी बंद है और अभी इंक आपको विजिबल नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट अपना। अब इस वीडियो को मुझे नेक्स्ट वीडियो में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मार्कर की इंक फिनिश हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना अब लेक्चर नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं। वो इनकी प्रॉब्लम की वजह से फिर मुझे वो वीडियो वहीं पे स्टॉप करना पड़ा और फिर नेक्स्ट डे आके मुझे मैं इंक लिया और फिर इसको रिफिल किया। चलो ठीक है, तो फिर अब हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और लेक्चर नंबर जो 6 चल रहा था हमारा, उसमें हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके थे इसी के जैसा ही, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन भी देखने में आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ कुछ पैटर्न तो सेम ही है। यस, बिल्कुल हमारा पैटर्न बिल्कुल सेम है, क्योंकि आप जानते हो ना कि आपके पास मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो आप यहाँ पे दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग कर दोगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। और आपने इसको प्रॉपर्टी यूज करते हुए, तो क्या आप प्रॉपर्टी जानते हो? बोला यस, Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू में 4। हमने इसको प्रॉपर्टी से, क्योंकि आप प्रॉपर्टी जानते हो कि Z इंटू में Z बार इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। मैंने इसीलिए इस पॉइंट को सबसे हाईलाइट करके लिखा था क्योंकि ये पॉइंट आपका बार बार अनेक बार यूज होता ही रहेगा। समझ पा रहे हो? तो प्लीज आप इस पॉइंट को अपने हाईलाइट करके रखिएगा। बोला ठीक है, लेकिन इसको यूज कैसे करें? क्योंकि यहाँ पे Z1 और Z1 बार तो रेसिप्रोकल में है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 4 बैठा हुआ है, तो मैं 4 की जगह पर Z1 बार लिख सकता हूँ। लेकिन ठीक है, हम ऐसे ही मॉडुलस ऑफ Z2 कर लेते हैं। तो क्या मैं कह दूं, जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 9 बन जाएगा। और जैसे ही मेरे पास यहाँ पे 9 बन गया तो क्या मैं कह दूं, क्या क्या कह दोगे, Z2 इंटू में Z2 बार इज इक्वल टू में 9। यस, एक पॉइंट हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। एक पॉइंट में आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। मॉडुलस ऑफ Z3 इज इक्वल टू 4, तो Z3 का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो मैं इसको प्रॉपर्टी की हेल्प से यूज करते हुए कुछ ऐसे लिख सकता हूं। जैसे आपने देखा 4 9 16, हमारे पास 4 भी है, 9 भी है, 16 भी। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए मैं यहाँ पे अपने पॉइंट्स को रख दूंगा और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि मैं बाकी और किसी वैल्यूज को तो मैं कन्वर्ट कर नहीं सकता। तो इकलौता ऑप्शन मेरे पास यही बचा। 4 की वैल्यू क्या है मेरे पास, Z1 बार। तो Z1 इंटू Z1 बार, Z2 Z3 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, प्लस 9 की वैल्यू कितनी है, Z2 बार इंटू में Z1 Z3 पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहां पर 16 की जगह कौन है, Z3 बार, और ऑलरेडी Z1 Z2 मेरे पास यहां पर बैठे हुए हैं। क्या मैं कह दूं इस पूरी इक्वेशन में से आप अंदर अंदर Z1 Z2 Z3 कॉमन निकाल लीजिए। जैसे ही Z1 Z2 Z3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, Z1 Z2 Z3 Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस में Z3 का बार, और बाहर तो मेरे पास मॉडुलस लग ही रहा है, ठीक है। इसके बाद उधर कर देता हूं क्योंकि उधर तो स्पेस कम पड़ रहा है। तो बोला ठीक है, मॉडुलस पूरे का था ना, तो मॉडुलस को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। बोला कैसे, Z1 Z2 Z3 का मॉडुलस और इसका मॉडुलस अलग से। यस, और अगर कॉन्जुगेट अलग अलग पार्ट है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो ये देखो अलग से कर देते हैं ना। इसकी वैल्यू क्या, मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z3 इंटू में, और इसको कैसे लिख सकते हो आप, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 प्लस Z3 का पूरा कॉन्जुगेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का, सब कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड है ना। हमने इसको कॉन्जुगेट कैसे लिख दिया, बोला अच्छा। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, Z1 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3 4, तो 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में
आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड अगर आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का करना है या फिर उसके कॉन्जुगेट का करना है, बात तो सेम ही आने वाली है। प्लीज प्रॉपर्टी देखिए जिसमें हमने लिखा था मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड का मॉडुलस, है ना, वो सब बातें। और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2 के इक्वल। तो 2 तिया 6 चौक 24 और गुना में 2, और ये हमारे पास कितना आ गया आंसर, 48 आंसर आ गया। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन सिंपल था। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं कहूंगा, आपको सिंपल प्रॉपर्टीज बेस्ड पर ही आपको चीजें देखनी थी, प्रॉपर्टीज लगानी थी। पहली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे लगती है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, हमने इन मॉडुलस को ब्रेक किया। थर्ड प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी लगी, हमने इस मॉडुलस को हमने अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक कर लिया। फिर ये कॉन्जुगेट अलग अलग था, सबका कॉन्जुगेट कर लिया। फोर्थ, इसका कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड करो या इसका मैग्नीट्यूड करो, बात तो हमारे पास बिल्कुल सेम ही आने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। हो गया नोट? हो गया नोट? मैं मिटा दूं? चलो जल्दी से मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ओके डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन 2006 में आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने को मिल जाएगा। देखो बात कह रहा है वो समझना है। और जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो प्लीज आपके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को माइंड में रखेंगे। मैंने क्या कहा, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं मॉडुलस की और कॉन्जुगेट की और आगे पढ़ने वाले हो आर्गुमेंट की, सभी प्रॉपर्टीज जान है और आप इस जान को नहीं छोड़ सकते कॉम्प्लेक्स नंबर में। यस तो आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ W माइनस डब्ल्यू बार Z, है ना, सिर्फ W के ऊपर लगा हुआ है। कुछ बच्चे इसको ओमेगा बोलते हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई है। एक्चुअली मुझे भी आदत पड़ी हुई है इसको ओमेगा बोलने की, क्योंकि W को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट ओमेगा को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसा बोलेंगे हम। इस प्योरली रियल, पहला पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने ये रहा, प्योरली रियल। और आप जानते हो अगर कोई भी नंबर मेरे पास प्योरली रियल होता है, लेट्स से जब हमने प्रॉपर्टी देखी थी, तो उस नंबर का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमारे पास इक्वल होता है उसके कॉन्जुगेट के। याद करो वो दिन जब मैंने पढ़ाया था x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये इसका जब कॉन्जुगेट करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। तो x से x मेरे पास कट गया था और 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0, मतलब मेरे पास y इज इक्वल टू 0 बनकर आया था। वो प्रॉपर्टी याद आ रही है। और y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि मेरे पास ये नंबर प्योरली रियल है, क्योंकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और ये मेरे पास 0 बन रहा है। दैट्स द रीजन कि अगर कोई भी नंबर मेरे पास प्योरली रियल होता है तो आप उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के इक्वल कर दीजिए। यस इस वर्ड से तो मुझे इतना ही बात समझ में आ रही है, और इसको कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। आगे भी एक बार तो क्वेश्चन पूरा पढ़ ही लेते हैं, है ना। इफ W इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, बोले ठीक है मान लिया आपकी बात, लेकिन बीटा हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, इसको आगे देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। z की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बोला अच्छा अच्छा। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ z, बोला अच्छा अच्छा चलो देखते हैं। बोला पहली चीज समझ में आ गई कि अगर ये मेरे पास पूरा का पूरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया, अल्फा मान लेता हूँ, है ना, अल्फा तो दे रखा है, कुछ भी मान लो यार, z1 मान लो, z1 सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा मेरे पास z1 है, तो क्या होगा, z1 हमारे पास जो होगा वो z1 के कॉन्जुगेट की इक्वल होगा। ये तो मतलब हुआ। और Z1 कौन है मेरे पास, थोड़ा ध्यान से करेंगे प्लीज। तो W माइनस डब्ल्यू बार Z1 माइनस Z, और यहां पर आपको इस पूरे नंबर के कॉन्जुगेट की इक्वल कर देना है, इस पूरे के कॉन्जुगेट की इक्वल कर देना है। और आप जानते हो अगर आपके पास प्रॉपर्टीज, ओनली एंड ओनली प्रॉपर्टीज, अगर Z1 अपॉन Z2 होता है उसके ऊपर कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट अपन में Z2 का कॉन्जुगेट, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। इस पूरे कॉन्जुगेट को हटा के मैं इसके ऊपर कॉन्जुगेट कर दूंगा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट कर दूंगा, है ना। सब प्रॉपर्टीज का खेल है बेटा, प्लीज इसलिए मैं कह रहा हूं वो प्रॉपर्टीज बड़ी काम की चीज है। ऐसे ही हम आर्ग्यूमेंट में देखेंगे ना, तो दिस। अब देखो ये जो आपके पास, याद करो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2, है ना, कुछ ऐसा याद आ रहा है, ऐसा कुछ याद आ रहा है ना, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ऐसे करते थे। तो अब इधर देखो, तो क्या मैं कह दूं W बार माइनस डब्ल्यू बार बाई Z के ऊपर बार और नीचे 1 माइनस Z के ऊपर बार, क्योंकि 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होगा ना भाई।
वन कॉन्जुगेट तो वन ही होगा। बोला अच्छा 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 अच्छा, ये देखो और ये देखो, ये तो ठीक है, लेकिन ये देखो जब इसको ब्रेक करोगे, इस वाले कॉन्जुगेट को आप तोड़ोगे तो एक बारी ये कॉन्जुगेट इसके ऊपर जाएगा, एक बार इसके ऊपर जाएगा, लेकिन W का कॉन्जुगेट तो W बन जाएगा, और ये बन जाएगा ये, और 1 माइनस जेड बार। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं समझ में आई? सब कुछ प्रॉपर्टीज का खेल है, मैं सारी प्रॉपर्टीज बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए प्लीज लास्ट लेक्चर नंबर 5 ढंग से जाके देखो, अदरवाइज आगे जो चीजें होने वाली है ना, आपको छू के भी नहीं, सीधा ऊपर से जाएगी, है ना? बोला ठीक है जी, क्या मैं स्टेप आगे कर सकता हूँ? इसको आगे कर लेते हैं, इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, और तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे काम हो जाएगा। चलो W माइनस डब्ल्यू बार जेड को मैं बस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो W माइनस डब्ल्यू जेड बार माइनस डब्ल्यू बार जेड प्लस डब्ल्यू बार जेड जेड बार। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नीचे इस वाली टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू बार जेड, है ना, प्लस माइनस देख लेते हैं एक बार, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डब्ल्यू जेड बार और माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू जेड जेड बार, ये इक्वेशन बनकर आई है। कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बोला अच्छा अच्छा, कुछ कट रहा है क्या? कुछ कटा क्या? माइनस डब्ल्यू जेड बार और माइनस डब्ल्यू जेड बार, एक चीज तो कट गई, इससे ये नहीं कटेगा, इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, ठीक है जी। बोला ठीक है, क्या बच गया मेरे पास? W माइनस डब्ल्यू बार, है ना, इसको उधर ले आया मैं, इस दिख रहा नहीं दिख रहा, इस W बार को उधर ले आया मैं, तो W माइनस डब्ल्यू बार, और ये बचा मेरे पास प्लस का W बार। देखो Z Z बार और Z Z बार तो मेरे पास मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर होता है, Z Z बार तो मेरे पास मॉडुलस Z का स्क्वायर होता है, और इस वाली टर्म को भी इधर ले आओ उठा के, लेकिन यहाँ पे W बार है, यहाँ पे W है, ये नहीं कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा, तो माइनस का W और मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। खोपड़ी में घुसी बात? बोला अच्छा 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 अच्छा। W माइनस डब्ल्यू बार, एक काम करो यहाँ से मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर कॉमन निकालो, क्या बच गया? W बार माइनस W, W बार माइनस W। एक काम करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे W माइनस डब्ल्यू बार है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, सॉरी, यहाँ पे W बार, जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड, माइक निकल गया, है ना, तो यहाँ से मुझे माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो W माइनस डब्ल्यू बार और ये बच गया ये, और ये हमारे पास बन गया सेम बात, और इज इक्वल टू में हो गया 0। अब हमारे पास W माइनस डब्ल्यू बार कॉमन, क्योंकि यहाँ पे भी सब कुछ सेम है ना, ये पूरा सेम है, तो पूरा निकाल लो। यहाँ पे क्या बच गया? 1 और माइनस मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। अब या तो मेरे पास ये वाला पार्ट 0 रहेगा, या फिर मेरे पास ये पार्ट 0 रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो इधर बातें बोली हैं आपको, है ना, यहां पे बोला है W इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, लेकिन बीटा कैन नॉट इक्वल टू 0। आप जरा बात को समझो कि क्या ये कंडीशन क्या कहना चाह रही है? ये कंडीशन कहना चाह रही है कि W हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और W इज इक्वल टू डब्ल्यू बार, क्योंकि डब्ल्यू बार उधर चला गया, और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे अपने ही कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट इक्वल होता है, इसका मतलब वो नंबर प्योरली रियल होता है। इसका मतलब प्योरली रियल नंबर है कौन? W। W इज प्योरली रियल, और W इज प्योरली रियल ये कैसे पॉसिबल है? W कौन है? अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अगर ये प्योरली रियल है तो बीटा को तो 0 के इक्वल होना पड़ेगा, और बीटा यहां पे 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इकलौती चीज बची वो। खोपड़ी में बात घुसी या नहीं घुसी, पहले मुझे ये बताओ। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा। अगर ये 0 होता तो ये W इक्वल टू डब्ल्यू बार होता, और W इक्वल टू डब्ल्यू बार है, इसका मतलब ये नंबर प्योरली रियल है। और W कौन है? W मेरे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा। प्योरली रियल होने के लिए बीटा को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि भैया बीटा 0 के इक्वल नहीं है। अगर बीटा 0 के इक्वल नहीं है, मतलब W हमारे पास प्योरली रियल नंबर नहीं है, मतलब ये पार्ट 0 के इक्वल नहीं हो सकता।
मतलब इसको ही जीरो के इक्वल होना पड़ेगा, और अगर इसको जीरो के इक्वल होना पड़ेगा तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू 1 आ गई। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, देन द सेट वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू ही पूछ रहा है, जेड की वैल्यू है ना, तो आपके पास ऑप्शन में कुछ ऐसा ही होगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ ये आएगा। कुछ खोपड़ी में घुसी बात, मजा आ रहा है। क्वेश्चन सिंपल था, किसका यूज किया, सिर्फ एक वर्ड, और वो कौन सा वर्ड था, एक वर्ड की वजह से हम क्वेश्चन कर पाए हैं ये वाला, अदरवाइज क्वेश्चन हिल ना पाता हमसे। समझ पा रहे हो। चलो 2006 का क्वेश्चन था, देखो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज करनी है। इसलिए आप देखेंगे जो भी आप बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली इन पे बेस्ड आते ही नहीं, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जरा एक बारी, दैट्स द रीज़न कि एनसीईआरटी और आईआईटी जेईई के सिलेबस में कराने में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो प्लीज़ पोज द वीडियो, नोट इट डाउन, जल्दी से कीजिए पोज। ठीक है, एक्चुअली अभी मैंने फैन चलाया, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको अभी फिलहाल वॉइस वैसी ही आ रही है जैसे पहले आ रही थी, या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से एटलीस्ट फैन चला के वीडियो बना सकूँ, है ना। मैं अब तक सारी वीडियोस फैन ऑफ करके बनाता हूँ, तो गर्मी में फैन ऑफ करके वीडियो बनाना इट्स ए लिटिल बिट टफ। ओके, पसीने भी आ रहे हैं, देखो जरा पसीने, इसे बोलते हैं मेहनत, है ना। चलो हो गया नोट डाउन, चलो मिटा दूं, मिटा दूं, अरे हाँ या ना तो बोला करो, से यस और नो, अरे बोलो जी। हमारे सर हुआ करते थे, उसकी बड़ी याद आती है। वो इतने फनी वे में पढ़ाते थे और इस तरीके से पढ़ाते थे, और 400 बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे, और एक भी बच्चा बोर नहीं होता था, पता है, एक भी बच्चा बोर नहीं होता था। तो हमने काफी चीजें देख ली है, अब मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की, तो प्लीज मेक हेडिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं कुछ बातें पहले लिख देता हूं, ठीक है। तो पहले तो हम अपने इस फर्स्ट पॉइंट को फोकस कर लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। देखो जरा ध्यान से देखो प्लीज, थोड़ा सा कैमरा रोटेट हो जाए। हाँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना। प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर वॉइस क्लियर नहीं है, तो मैं अपना फोन को, ना फोन को नहीं, पंखे को, फैन को बंद करके ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो, अब हमने दो चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्ग्रुएंट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्ग्यूमेंट की। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू, अगर मैं बात करूं आईआईटी से रिलेटेड, तो प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। ये तीसरी जान है, दो जान पहले हो चुकी है, मॉडल्स कॉन्जुगेट, थर्ड इज आर्ग्यूमेंट। आप इन तीनों चीजों के बिना कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ नहीं बोल सकते, खाली पड़ा है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपको बार बार अनेक बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहली प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा, है ना। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कितने एंगल पर, एक्स एक्सिस से टिका हुआ है। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो, जीरो की बात कर रहा है, देखो जीरो प्लस जीरो आयोटा, जीरो प्लस जीरो आयोटा इज ए प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर, यू नो वेरी वेल, मैं पहले बता चुका हूं। एक बच्चे का डाउट भी आया था कि सर जीरो प्लस जीरो आयोटा इज व्हाट, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। बेटा बोथ, बोथ प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि प्योरली रियल बोलता है कि y इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और प्योरली इमेजिनरी बोलता है x इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहां पर दोनों के दोनों ही जी हैं। इस जीरो का मतलब होता है जीरो प्लस जीरो आयोटा, और ये हमारे पास इस पर्टिकुलर का, क्योंकि आपके पास यहां पर जीरो प्लस जीरो आयोटा का मतलब है ओरिजिन, और इस ओरिजिन को आप एंगल कितना है इसके ऊपर आप डिफाइन नहीं कर सकते, इट इज नॉट डिफाइंड। एक नंबर में आंसर आ सकता है क्वेश्चन। सेकंड, इफ z इज प्योरली रियल, मैं फैन को बंद ही कर देता हूं क्योंकि बातें काफी इंपॉर्टेंट है, मैं जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि आर्ग्यूमेंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहीं से ही खत्म, यहीं से खत्म। इफ z इज प्योरली रियल,
बोला अच्छा z इज प्योरली रियल का मतलब क्या, पहले बात समझ लेते हैं। मतलब अगर मेरे पास x प्लस आयोटा y है तो मतलब y इज इक्वल टू 0 रहा होगा, मतलब z इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ x बचने वाला है। एग्जाम्पल अगर दूं तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, नहीं 0 आयोटा, क्योंकि हमारे पास प्योरली रियल है और z इज इक्वल टू 3, मतलब जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 प्लस 0 आयोटा को प्लॉट करेंगे अपने आर्गेंट प्लेन के अंदर तो कहीं ना कहीं यहां पर प्लॉट हो जाएगा। अब दो ही केस बचते हैं आपके पास, या तो ये जो x की वैल्यू है या तो ये पॉजिटिव रही होगी या फिर ये नेगेटिव रही होगी। एग्जांपल के तौर पर ये रहा -3, तो सपोज करो -3 यहां पे आ जाएगा। मतलब समझ में आ रही है बात कि प्योरली रियल अगर कोई भी नंबर होगा बच्चे तो वो नंबर हमारे पास हमेशा और हमेशा x एक्सिस पर लाई करेगा, और x एक्सिस पर अगर लाई करता है, अगर वो पॉजिटिव साइड लाई करता है, इसका मतलब थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, तो वही बात बोली। और अगर ये x के लिए नेगेटिव हुई, x की वैल्यू नेगेटिव हुई तो मतलब थीटा हमारे पास कितना बन जाएगा, ऑब्वियसली बात है पाई। माइनस पाई को इंक्लूड तो करते ही नहीं है ना अपन, तो क्या बन जाएगा मेरे पास पाई। बोलो अच्छा 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 अच्छा, समझ में आई बात। बोला प्योरली इमेजिनरी होगा तो, हाँ वही सोच जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मुझे पता आप क्या सोच रहे हो, सर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रहा होगा, सर x की वैल्यू 0 रही होगी, मतलब आयोटा y, मतलब अगर एग्जांपल दूं तो 0 प्लस 3 आयोटा, मतलब आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है वो इस बारी y एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला है, और y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा या तो पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा या फिर नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर पॉजिटिव पे y पे लाई करता है तो एंगल मेरे पास क्या रहा होगा π/2, और अगर नेगेटिव पे लाई करेगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे -3 आयोटा कर दूं, 0 -3 आयोटा कर दूं तो यहाँ पे -3 वैल्यू हो गई y की, वो हमारे पास नीचे की साइड लाई करेगा, और इसका मतलब मेरे पास जो थीटा रहेगा वो कितना रहेगा, नीचे की तरफ -π/2 पर। तो बड़ी बात सिंपल थी यार ये तो, यार प्योरली रियल है तो x एक्सिस पे रहेगा, 0 पर पाई पर, प्योरली इमेजिनरी रहा होगा तो यहाँ पर एनडीए के एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट यूं पूछ लेंगे, इफ z इज a purely real number then argument z possibles are 0, ऑप्शन दे देंगे 0 पाई, 0 π/2, π/2 -π/2 डायरेक्ट। और यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पढ़ी, बहुत कम बच्चों ने पढ़ी। फिर क्या सोचते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, ये बात एनसीईआरटी की है, ये बात अलग नहीं है। मैंने आर्गेंट प्लेन बताया था जब, ये सब बातें मैंने 4 पॉइंट्स में लिख दिया था। बस पूछने का तरीका कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बात वही पूछी है लेकिन बच्चा बता नहीं पाता है। प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिख लीजिएगा। हम चलेंगे फिर पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हो गया नोट? चलो अब ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं और इन तीनों पॉइंट के ऊपर ध्यान से देखो, M.IMP लिखा हुआ है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। स्टार्टिंग की 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए थे वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे डायरेक्ट, लेकिन उसको क्वेश्चन बेस्ड ना के बराबर है। लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं आपको, आपकी सांसों से ज्यादा कीमती है 3 पॉइंट्स। अगर आपके पास 50 किलो सोना है और 3 पॉइंट है ना, तो 3 पॉइंट ले लेना आप, ये आपका आइटम सिलेक्शन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आया तो इन 3 पॉइंट से बनेगा, है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात? कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा भी अच्छा, मतलब कि ओके जेई मेंस में है ना, तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार अनेक बार आते रहते हैं। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जान है ये 3 पॉइंट्स। ठीक है जी? बोला अच्छा 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 अच्छा। अब एक बात बताओ, ये तीनों पॉइंट्स आपको देखने में कुछ देखा देखा नहीं लग रहा? जिस बच्चे ने भी लोग पढ़ लिए, लोगरिथमिक, सीनियर बच्चों तो आई थिंक सबने पढ़ रखे हैं, जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करते हैं थोड़ा सा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है log mn, तो आपने क्या पढ़ रखा है log mn को, log m प्लस log n। ओहो आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। अगर आपने बात कहूं log m बाई n, तो आपका क्या प्रॉपर्टी होती है, log m माइनस log n। ओहो यस। और अगर आपने पढ़ लिया log m की पावर n, तो आप क्या पढ़ते हो, n log m। सब कुछ सेम दिख रहा है, सिर्फ जहां पे ARG लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ, वहां पे log कर दीजिए बस। और साथ में 2m जरूर है। ये क्या चीज है हम देख लेते हैं। बोला अच्छा, बोले एक बात बताओ, Z1 Z2 कौन है यहाँ पे? Z1 Z2 मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये आर्ग्यूमेंट की 3 प्रॉपर्टीज याद करनी है तो प्लीज आप log की प्रॉपर्टीज याद रखिए, और ऐसे याद रखिए कि तीनों प्रॉपर्टीज log से मैच करती हैं, तो हम तीनों प्रॉपर्टीज को आराम से लिख सकते हैं ना।
तो बोला अच्छा, बोला Z1 कौन होता है मेरे पास, बोला Z1 होता है e की पावर, नहीं R होता साथ में पहले, तो R इंटू में e की पावर आयोटा थीटा 1, और Z2 कौन बन जाएगा मेरे पास, R इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 2। बोला क्या कर रखा आपने, मल्टीप्लाई, तो Z1 इंटू Z2 कर दीजिए जरा, देखते हैं क्या बनता है। तो R इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू में ही है R इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 2, R क्या बन जाएगा मेरे पास R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये और ये बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, ऐड हो जाएगी, और थीटा 1 थीटा 2 मेरे पास बन जाएगा, और आयोटा मेरे पास बाहर निकल जाएगा। मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इस Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट चाहिए, और आर्ग्यूमेंट मतलब आपके थीटा 1 थीटा 2 में क्या रिलेशन आ रहा है, और वो थीटा 1 थीटा 2 रिलेशन हमारे पास ये आ रहा है। लेकिन 2m पाई क्यों किया, आपको ये बात समझ में आएगी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब, लेकिन अभी भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बोला अच्छा अरे थीटा का आर्ग्यूमेंट होता है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट Z1 है ना, मतलब ये आपका जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज आपका Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास x प्लस आयोटा y1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितने एंगल पे टिका हुआ है, वो थीटा 1 देगा। मतलब हमेशा और हमेशा आर्ग्यूमेंट Z1 को मैं थीटा 1 मानूंगा, और आर्ग्यूमेंट Z2 को मैं थीटा 2 मान लूंगा, क्योंकि थीटा 1 का मतलब ये है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 वो कितने एंगल पर टिका हुआ है। सिंपल सी बात बोल रहा हूं मेरे भाई, आर्ग्यूमेंट Z1 मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट Z1 का जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि x प्लस आयोटा y1, ये कितने डिग्री एंगल पर टिका हुआ है x एक्सिस से, उसको मैं थीटा 1 एंगल बोल रहा हूं। एग्जांपल अच्छा दे देता हूं, चलो ये लो 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा ये रहा, ये थीटा 1 हो गया, तो थीटा 1 में कह रहा हूं 40, चलो 48 डिग्री पर है, तो ये थीटा 1 हो गया। यही आर्ग्यूमेंट Z1 है, यही आर्ग्यूमेंट Z1 है। बोला ठीक है, लेकिन 2m पाई क्यों, क्या एक बात बताओ, जो आर्ग्यूमेंट पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने आर्ग्यूमेंट, कि भैया 180 से और माइनस 180 के बीच में रहेगा, पढ़ा लिखवाया था, पाई और माइनस पाई के बीच में ही रहेगा। अगर आपको आपने इन चीजों को सोल्व किया, आर्ग्यूमेंट सपोज थीटा 1 की वैल्यू मेरे पास 150 और सपोज थीटा 2 की वैल्यू मेरे पास 90, एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज थीटा 1 की वैल्यू मेरे पास 150 निकल कर आ गई, हो सकती है ना क्योंकि 180 से कम है, और थीटा 2 की वैल्यू मेरे पास सपोज करो 90, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, 180 से कम है। लेकिन जैसे ही आपने थीटा 1 थीटा 2 किया, मतलब इन दोनों को ऐड किया, भैया कितना बन गया मेरे पास 240, और आप क्या कह रहे हो इसको, आप तो कह रहे हो तो आर्ग्यूमेंट है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको कुछ ना कुछ तो माइनस करना पड़ेगा यहां पर। तो ये जो m है ना, ये जो m है ना, ये m हमारे पास इंटीजर का काम कर रहा है, और ये इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ये इंटीजर, ये जो वैल्यू है 2m पाई 2m पाई 2m पाई, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये पर्टिकुलर वैल्यूज आपको जो भी आपका थीटा 1 थीटा 2 निकल कर आएगा, उस एंगल को, पर्टिकुलर एंगल को इस पर्टिकुलर रेंज में लेकर आएगा, क्योंकि यही आपकी आर्ग्यूमेंट की रेंज होती है। इसी रेंज के बीच में लाके पटक देगा ये वैल्यूज। जैसे कि यहां पर मुझे पता है 2 पाई, यहां पर m हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही याद रखना, इंटीजर के अलावा कुछ और मत कर देना कभी, -2/3 4/3, मैं मारूंगा थप्पड़ यहीं से खिंचा के, ऑनलाइन थप्पड़, ऑनलाइन थप्पड़ भी लगता है ना। तो m सिर्फ इंटीजर बिलोंग करेगा। बोला अच्छा, मतलब मैं अगर m की वैल्यू 1 पुट कर दूं 1, तो जैसे ही 1 पुट करोगे तो -2 पाई, मतलब -360 पुट कर दोगे, मतलब 120 डिग्री। हाँ, ये हमारे पास एंगल आर्ग्यूमेंट आ गया। मतलब अगर आपके पास थीटा 1 150 है, थीटा 2 90 है, तो आपसे मैंने पूछा व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, तो आप कह दोगे सर -120 डिग्री इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2। खोपड़ी में बात घुसी नहीं घुसी। क्वेश्चन करेंगे और अच्छी फील आएगी, मैं मानता हूँ क्वेश्चन करेंगे अच्छी फील आएगी, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत फील दिलाना ज़रूरी है। इस लो वाली प्रॉपर्टी तो लिख लेना साइड में, मन करे तो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, हाँ ना, एक एग्जांपल और दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, सपोज थीटा 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 170, और थीटा 2 की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 180। तो यहां पर जब आप आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 निकालोगे, तो आप क्या करोगे, सर 170, सर 180, लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 180 प्लस 170
लगभग 350, लगभग क्या इतना ही होता है, 350 होता है, लेकिन मुझे 360 के बीच में लेके आना है, सॉरी 180 से कम लेके आना है। और 180 से कम लाने का मतलब यहाँ पर सिर्फ आप m की वैल्यू वेरी कर सकते हो, 2 और पाई को चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपको m की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, जैसे मैं m की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो -2 पाई हो जाएगा, मतलब -360 कर दोगे। 2 m की वैल्यू 1 पुट किया, क्योंकि 350 - 360 इज इक्वल टू -10 डिग्री। और यस, दिस वैल्यू लाइज इन द रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट इज -पाई टू पाई। सो आपका जो आंसर आया वो ये आएगा, ना कि 350। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? हम इस पॉइंट को क्वेश्चन की हेल्प से भी देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2m पाए, और m हमारे पास यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, m हमें अपने हिसाब से करना पड़ेगा, ताकि जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास फंस जाए। आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n आप प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो, वही चीजें निकल कर आने वाली है। कुछ नहीं करना, z इज इक्वल टू आर इंटू में e की पावर आइटा थीटा कर लो, z की पावर n है तो यहाँ पे भी पावर n कर दो, तो r की पावर n इंटू में e की पावर आइटा थीटा की पावर n, तो थीटा की पावर n दिख रहा है, नहीं दिख रहा? थीटा की पावर n, यहाँ से ही हमारे पास n आगे निकल के चला जाएगा। बट आपको ये सब प्रूफ ज़्यादा ज़रूरत नहीं, देखो जहाँ पे ज़रूरत है मैं बता दिया कि किस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो साइड में, है ना, एग्जाम्पल चाहो तो लिख लो, बैक करके लिख लेना। और हमारे पास n डॉट आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू 2m पाई, ये जो 3 पॉइंट्स लिखे इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो हो गया, खोपड़ी में घुस गई बात। अरे इस छोटी सी खोपड़ी में घुसी नहीं घुसी, ये बात खोपड़ी छोटी सी है लेकिन इसमें जो बातें घुसी हुई हैं, ओहो क्या क्या घुसा हुआ है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ बैठा हुआ है, सब कुछ छुप के बैठा हुआ है ना। चलो अब हम चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपकी प्रॉपर्टीज इतनी थी, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको कैसे यूज करना इन प्रॉपर्टीज का आपको आइडिया लग जाए। सो चलो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, मैं मिटा रहा हूँ इसको। सो आपके पास क्वेश्चन आया, लेट जेड, लेट लिखा हो, ठीक है, लेट है वो LET, ठीक है, LET है वो, थोड़ा सा गंदा लिख दिया, कोई बात नहीं। लेट z एंड w भी कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी आपके पास मैं बोलूँ ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको पता है आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, x प्लस आयोटा वाई। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो x प्लस आयोटा वाई मान लो, या अल्फा प्लस आयोटा बीटा मान लो, है ना। बोला अच्छा, सच दैट z कॉन्जुगेट प्लस i w बार इज इक्वल टू 0 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z w इज इक्वल टू पाई। जैसे ही आपने देखे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर साथ साथ बैठे हुए हैं, मतलब क्या करोगे, आप लगा दोगे इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी। और अगर मैं इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी लगाता हूं तो देखते हैं क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z w इज इक्वल टू पाई, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू में पाई। और आर्ग्यूमेंट z को मैं थीटा मान लेता हूं ना, मैं हमेशा z को ही मानूंगा थीटा, क्योंकि हमने उसी को आदत पड़ी हुई है। कभी जरूरत पड़ेगी w को मानने की, w को मान लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। मतलब आप, अरे आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, थीटा ही तो होता है कि कितने डिग्री एंगल पे टिका हुआ है, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ w क्या निकल जाएगा मेरे पास, पाई माइनस थीटा। बोला अच्छा 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 अच्छा, लेकिन इसका क्या करें भाई, इसका क्या करें, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे तो स्पेस कम पड़ जाएगा। हमारे पास जो टर्म है z बार प्लस में आयोटा ओमेगा बार इज इक्वल टू में 0। बोला ठीक है, चलो एक काम करो, इसको उधर पटक दो। बोला अगर z बार की जगह मेरे पास z होता तो काफी आसान काम हो जाता, क्योंकि z को तो मुझे पता है कि z तो मेरे पास आसान है, मतलब कि हमें जो चाहिए उसी की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ रही है, z के ऊपर बार लगा हुआ है, और इस बार को कैसे हटाएंगे पता है, दोनों तरफ कॉन्जुगेट, दोनों तरफ कॉन्जुगेट कर दीजिए, मतलब z के ऊपर कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट और माइनस आयोटा बार के ऊपर बार, मतलब कॉन्जुगेट के ऊपर पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो मेरे पास ये बन जाएगा, लेकिन आप इस चीज को जानते हो, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट और w के ऊपर बार के ऊपर बार, सारा खेल प्रॉपर्टीज का, सब कुछ प्रॉपर्टीज का। तो z इज इक्वल्स टू, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट, आपको इमेजिनरी नंबर मतलब आयोटा, आपको आयोटा का साइन चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे माइनस आयोटा है,
आयोटा का जो साइन चेंज करोगे तो -1 तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये आयोटा ही बन जाएगा और इसके ऊपर बार। ओ हो, कितनी खूबसूरत इक्वेशन आई, जरा ध्यान से देखो। आहा, लवली इक्वेशन। कहाँ कॉम्प्लिकेटेड थी और कहाँ सब खूबसूरत इक्वेशन पहुंची। लेकिन हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड चाहिए। बोला ठीक है ना, दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट कर दीजिए। तो दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट कर दीजिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ आई डब्ल्यू, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा डब्ल्यू हो गया मेरे पास। बोला अब क्या करें। बोला अच्छा एक काम करते हैं ना, हम ये तो निकालना ही है, ये तो निकालना ही है, लेकिन इसको देख लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू। अगर दो नंबर होते हैं तो हम इसको अपनी प्रॉपर्टी लगा देते हैं लोग लोग वाली तरीके से। व्हाट डू यू मीन बाई आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, कौन बताएगा मुझे। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कौन बताएगा मुझे। आयोटा कितने एंगल पर टिका हुआ है, वही तो पूछ रहा है। अरे भैया आयोटा है, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा। आयोटा जो होगा ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, चाहे भलाई से वो वन आयोटा है ना, तो वन आयोटा कहीं ना कहीं पे होगा, और वन आयोटा का मतलब π/2 एंगल पर ही तो होगा। मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा दैट इज इक्वल्स टू π/2, और आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू कितना निकल कर आया था आपके पास, पाई माइनस थीटा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कौन है आपके पास, थीटा। हमने इसी को थीटा माना था। माइनस थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा, और 90 प्लस पाई, 90 प्लस 180 370, मतलब कि 3π/2। और ये थीटा से क्या कट गया, 3π/4 आ गया मेरे पास। मतलब आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया, 3π/4 इज योर आंसर। ऑप्शंस दे रखे हैं क्या, ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, तो खोपड़ी मुसी बात। हाउ टू यूज द प्रॉपर्टीज, आसान है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल तो कतई नहीं है, 1% नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक हमारा आसान ही चल रहा है, समझ पा रहे हो। अभी तक मुश्किल वाले फेज में हमने एंट्री की नहीं है, मॉडरेट वाले फेज में चल रहे हैं, मॉडरेट, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, खोपड़ी में घुसी बात। चलो इसको फटाफट लिखिएगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताना। मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं यहीं कमेंट नहीं, क्वेश्चन लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। पहले आप प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, सॉरी नोट डाउन कीजिएगा। हो गया नोट डाउन, पोज करके नोट डाउन कर लिया करो प्लीज़, है ना। चलो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा आराम से, और आप मुझे सिर्फ आंसर कमेंट उसमें बताना। लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। लेट Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ओह नॉन जीरो बोला है, सच दैट मॉडुलस ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू 2। आप इसको कैसे यूज करोगे मुझे नहीं पता, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा हुआ भाई, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ मॉडुलस ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू 3π/2। आप इसमें लगाओगे प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यहाँ पे लगेगा। देन Z1 का कॉन्जुगेट, यहाँ पर सिर्फ Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है, Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट नहीं है। मैं एक बार इस चीज को ढंग से चेक कर लेता हूं, यस Z1 के ऊपर ही कॉन्जुगेट है, ठीक है, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट नहीं है। और इज इक्वल्स टू, ऑप्शंस आर 2 आयोटा, -2 आयोटा, 2 और -2। आप लोग मुझे इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग, हम कुछ ट्राइंगल इनइक्वालिटीज देखेंगे मॉडुलस को यूज करते हुए। दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप किसी भी टॉपिक को छोड़कर नहीं जा सकते हो किसी भी चैप्टर में, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बात कहूँ, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। आपको अगर छोड़ना है तो आप NCERT बोर्ड में छोड़ सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन टॉपर्स बच्चे वो भी नहीं छोड़ते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है कि सर ये टॉपिक छोड़ दूं क्या, सर इसको ना करूँ तो, बट ये क्या क्वेश्चन है आपका, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनना चाहिए आपका। जो आ रहा है सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, आपके पास टाइम सफिशिएंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ कोई बच्चा बोल रहा है सर मेरे को 3 महीने की तैयारी करनी है बस केवल, फिर तो कहूँ बेटा ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इतनी मोटी किताब को इतनी सी कर देंगे हम तो फिर, ठीक है। बट प्लीज़ आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। मैं हर बार 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 अनेक बार यही बात बोलता हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर यू, वेरी क्रूशियल, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर,
ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और आगे तो आपको पता ही है।